नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हिंदू हो या फिर मुसलमान, एक कानून, एक विधान, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज हम बात कर रहे हैं, जिसके तहत पूरे देश में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू किया जाएगा। इस कानून को लागू करने को लेकर के सियासत भी हो रही है, बवाल भी हो रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं। संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन जब कानून ही धर्मों के लिहाज से अलग अलग बना दिए जाएं, तो फिर क्या किया जा सकता है। हमारे देश में क्रिमिनल लॉ सभी को एक नजर देखते हुए बनाया गया और सभी के लिए बराबर है, लेकिन सिविल लॉ अलग अलग हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करने की मांग लगातार होती रही है। एक और बीजेपी लगातार यूसीसी को लागू करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि इतने सारे विविधताओं भरे देश में यूसीसी आखिर लागू कैसे की जाएगी, ये बड़ा ही मुश्किल है। सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वाले इस देश में सिविल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर कैसे लागू हो सकता है। तो वहीं कई ऐसे मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे सबसे ज्यादा उनके धर्म और नियम कायदे प्रभावित होंगे। लेकिन भारत ही ऐसा देश नहीं, बल्कि कई और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने यूसीसी को लागू किया है। आज वहां सुकून और शांति से सभी धर्म के लोग एक साथ कानून के अनुसार यानी कि संविधान के अनुसार रहते हैं। लेकिन इन सब सवालों के बीच सवाल यह है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से किसे ज्यादा डर लग रहा है। अगर विदेश में यूसीसी लागू हो सकता है तो फिर भारत में क्यों नहीं। अगर ऐसा कानून हो जिसके संविधान के दायरे में तमाम लोग एक साथ आकर के शांति और सौहार्द से अगर रह सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। देश में यूसीसी लागू हो, इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट जो हमने यूसीसी के ऊपर बनाई है आपको जरूर देखना चाहिए। इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर यूसीसी को लेकर के पूरे देश भर में क्या चल रहा है। हालांकि कहा जाता है कि ब्रिटिश काल से ही यूसीसी की डिमांड थी, तब से ही कुछ ना कुछ यूसीसी को लेकर चला आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी ये जो मुद्दा है बीजेपी के काल में कितना महत्व रखता है, इसको लेकर के तरह तरह की राजनीति कैसे बदलती रही है। 2024 है, विधानसभा चुनाव है, क्या कहा जा रहा है यूसीसी को लेकर, एक बार चलते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, एक कानून एक विधान। जी हाँ, अब देश में सभी धर्मों के लिए जल्द ही एक कानून और एक विधान होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लाया जाने वाला है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी इस कानून को लाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समान नागरिक संहिता एक ऐसा प्रस्ताव है जो देश के सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को लाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और जल्द ही उत्तराखंड में इसे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। देश में एक वर्ग ऐसा है जो इस कानून को लाने का समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरा तबका ऐसा भी है जो इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस कानून की देश को जरूरत है। यूसीसी की अगर बात की जाए तो भारत ऐसा पहला देश नहीं है जो इस कानून को लाने की बात कह रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे देश हैं जो इस कानून को लागू कर चुके हैं, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, आयरलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, सूडान, इजिप्ट समेत कई मुस्लिम देश शामिल हैं। इस कानून को लागू करने से विदेशों में भेदभाव तो खत्म हुआ ही है, साथ ही सभी देश विकासशील देशों की लिस्ट में भी शुमार है। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक मुद्दा है। हम जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे तब भी, और जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं तब भी, हमारे वैचारिक मुद्दों के छत के नीचे जो इसका विरोध करते थे
चाहे नाटक करके ही, आधे मन से ही उनको आना पड़ा, उनकी विचारधारा फेल हो गई, भाजपा की विचारधारा जीत गई। सामान्य नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है और इस पर डटे हुए हैं और आने वाले समय में वह भी दिन देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है, देश का भी विश्वास है। ये 24 के चुनाव और स्टेट्स में चुनाव आ रहे हैं, उसका एजेंडा है। कॉमन सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सरकार ने एक तरह से कह दिया, लॉ कमीशन की तरफ से बाकायदा ऐलान हो चुका है, लोग अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ये बाकायदा उसको एक कम्युनल टच आहिस्ता आहिस्ता देने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। मैं तो सिर्फ पुष्कर धामी जी को यही कहूँगा कि इन सब चक्करों में ना पड़ करके वो अपनी स्टेट पर ध्यान दें, सेंटर काफ़ी है इसके लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है और अब इसे लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम तबका इस कानून का विरोध कर रहा है। लेकिन इस कानून को लाने से क्या कुछ बदलाव होंगे, पहले वो समझ लेते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि वह कम से कम ग्रेजुएट हो जाएं। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, बगैर रजिस्ट्रेशन की सरकारी सुविधा बंद हो जाएगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार और अधिकार उपलब्ध होंगे। बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। उत्तराधिकार में लड़के लड़की की बराबर की हिस्सेदारी होगी। नौकरी पेशा बेटी की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। पति की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता का सहारा महिला का पति बनेगा। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा। प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना होगा। बच्चे के अनाथ होने पर गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान की जाएगी। पति पत्नी में झगड़े होने पर बच्चे की कस्टडी ग्रैंड पेरेंट्स को दी जाएगी। इन सभी बदलावों के साथ देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, जिससे ना कोई मुस्लिम ना कोई हिंदू, सभी के लिए एक समान अधिकार और कानून बनाए जाएंगे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को 2024 से पहले लागू करने की पूरी तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष इस कानून को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब देश में ये कानून कब तक लागू होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अपने इस छोटे से रिपोर्ट में आपको हमने समझाने की कोशिश की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या कुछ होगा और कौन से अधिकार हैं जो लोगों को प्राप्त होंगे। और ऐसे में आपने देखा कि भारत के अलावा, क्योंकि भारत में तो अभी लागू नहीं है, मांग हो रही है, ऐसे में वो कौन से बाहर के देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और वहां कैसे इसका इस्तेमाल करके लोग संविधान के अनुसार जीवन यापन करते हैं। इस पूरे डिबेट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ ताहिरा हसन, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुस्लिम अधिकारों के मामलों में प्रखर रूप से अपनी बात रखती हैं। ताहिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस के, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले ताहिरा हसन, सोशल एक्टिविस्ट, यूसीसी को आप कैसे देखती हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड को ब्रिटिश काल से ही इसकी जरूरत भारत में समझी जा रही थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी देश में बदलते गए, टेन्योर्स बदले, लेकिन राजनीतिकरण तो इस पूरे यूसीसी का किया गया, लेकिन लागू अभी तक नहीं हो पाया। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी यूसीसी को लेकर के अपने ही एजेंडे पर चलती है, लेकिन ऐसे में बीजेपी का भी अपना बयान है, अपनी दलीलें हैं। आप कैसे देखती हैं यूसीसी को आज के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में खासकर मैं अगर महिलाओं की उससे कहूं तो सभी महिलाएं, चाहे वो किसी धर्म जात की हों, वो लॉ के सामने सब बराबर होंगी। जैसे अडॉप्शन, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मैरिज, ये एक अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन एक ब्लूप्रिंट पहले सामने आना चाहिए। और कोई भी रिफॉर्म जब आता है, कहीं भी आता है, तो उस रिफॉर्म के आने में थोड़ा तो हलचल होती है। और ये कहना कि बीजेपी हमेशा से प्रो यूसीसी थी, ऐसा नहीं है। आपको भी पता होगा, आजाद हिंदुस्तान में हमारे पहले लॉ मिनिस्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने रिजाइन क्यों किया था? क्योंकि वो लाना चाहते थे हिंदू कोड बिल। उस समय कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। नेहरू चाहते थे, लेकिन उस मजबूती से नहीं खड़े हो पाए।
क्योंकि सारे के सारे लोग अगेंस्ट आ गए थे। तो अंबेडकर ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद 4 फेजेस में ये पारित किया गया बाद में। तो जाहिर है कि इस पे बात होनी चाहिए। और भारत में जो डाइवर्सिटी है ना, तो इतना आसान नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है, लेकिन अगर महिला 30 साल गोवा में अपना गोवा कॉमन सिविल कोड है, गोवा में अपना तो कॉमन सिविल कोड है, गोवा का अपना गोवा कॉमन सिविल कोड है। हाँ, कॉमन सिविल कोड में है। हाँ, कॉमन सिविल कोड है कि 30 वर्ष की महिला मेल चाइल्ड नहीं उसके होता है तो पति दूसरी शादी कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स मल्टीपल वाइफ रखते हैं। साउथ में मामा के साथ शादी होती है। हमारा डाइवर्सिटी है। आप एक थोड़ा थोड़ा रीजन बदलता है, यूपी से आप जाते हैं, ईस्टर्न यूपी जाते हैं, वेस्टर्न यूपी जाते हैं, कल्चर बदल जाता है। इस पे एक ब्लूप्रिंट आना चाहिए, बात होनी चाहिए, पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ताहिरा जी, एक मेरा सवाल है, ठीक है ताहिरा जी, बात तो होनी चाहिए। आप महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की अगर बात करती हैं तो शाबानों का केस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 3 तलाक 75 साल की उम्र में शाबानों को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता की मांग की थी, फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था, गुजारा भत्ता देने के प्रावधान से खुश नहीं था और कई बार कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट गया है ये फैसला। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर मुस्लिम महिला के हक में अगर आप देखें तो ये तो उनके लिए तो फायदेजनक रहा ना। या फिर ट्रिपल तलाक आप देख लें, अगर उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कराया है तो वो एक महिलाओं के पूरे मुस्लिम महिलाओं के लिए तो सब उसके भलाई के लिए रहा है, उसके ग्रोथ के लिए, विकास के लिए रहा है। हम इसे बहुत पॉजिटिव वे में क्यों नहीं देख सकते? नहीं, पॉजिटिव मैं कह तो रही हूँ, महिलाओं के लिए होना चाहिए। और ट्रिपल तलाक इन वन गो के खिलाफ सबसे ज्यादा मैंने लड़ाई लड़ी है। हाँ, ट्रिपल तलाक इन वन गो अन इस्लामिक, अनकुरानिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसको पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हटा देना चाहिए। तो उसने अपनी किरकिरी कराई, घुटनों पे आ गया जब सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हमारे साथ खड़ा हुआ। और उस समय की सरकार ने बहुत बड़ी गलती किया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े होके। मैं इसको बिल्कुल साफ गोई से आपके सामने कह रही हूँ। ठीक है, हमारे ये कोई तरीका नहीं। महिलाओं की एक्सप्लॉयटेशन के सारे इस आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़े लोकतंत्र में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, वहां पर इस तरह के कानून की किसी को इजाजत नहीं है। पर्सनल लॉज भी ऐसे नहीं हो सकते। तो आप ये कहती क्या ये अबैंडन कर क्या आप मानती हैं ताहिरा जी, में डंप करने की इजाजत दे दे? बहुत सही। क्या आप मानती हैं कि देश में एक संविधान जो कि यूसीसी कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके अनुसार ही, जैसा कि हमारा लॉ का कानून है, जो हमारा कानूनी हमारा जो लॉ है वो, उसके तहत जो आपराधिक हमारा कानून है वो एक समान है सबके लिए, वैसा ही यूसीसी को लागू करके जो कानून है सबके लिए बराबर कर दिया जाए? क्या आप ये मानती हैं कि ये करना चाहिए? देश के हित में होगा, ये किसी पर्सनल राजनीतिक पार्टी के हित में नहीं होगा, किसी पर्सनल आदमी। हाँ, कानून जो देश के हित में है, जो डिस्क्रिमिनेटरी, किसी भी पर्सनल लॉ में जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं उनमें रिफॉर्म होना चाहिए। उसके लिए थोड़ी तैयारी होनी चाहिए, कैंपेन होना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए और बेहतर, इट विल बी ब्यूटीफुल अगर रिफॉर्म विद इन द कम्युनिटी आए। और अगर नहीं आता है तो इसके लिए कानून बनना चाहिए। फिर बहुत सही आपने अपनी बातों को रखा। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे देश में इसकी मांग हो रही है। उत्तराखंड ने, अभी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम लागू करने जा रहे हैं, हमारा जो रोड मैप है तैयार हो गया है। कौन से विदेश के ऐसे देश हैं जहां पर ये ऑलरेडी पहले से लागू है और वहां पर वहां की जो कानून है और वहां के जो लोग हैं सामाजिक सौहार्द के साथ क्या उनका विकास होता है? क्योंकि ऐसा सिर्फ अपने देश के लिए ये कहना कि भारत में अजी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग हैं, बड़ा मुश्किल होगा। क्या विदेशों में भी भिन्न भिन्न जाति के लोग, अलग अलग बोलियों को बोलने वाले, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग होंगे? वहां पर भी अगर यूसीसी लागू है तो वहां कैसे इस यूसीसी को का वहन किया जाता है? साथ किन किन देशों में ये है सब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो यूनिफाइड सिविल कोड का पूरा एक का जो डिबेट है, ये गहराई के साथ होना चाहिए। जो लॉ कमीशन ने
यूसीसी के ऊपर जो लोगों से सुझाव मांगे हैं, लोगों को बढ़ चढ़ करके मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए, अपनी रिकमेंडेशंस, अपने सजेशन भेजने चाहिए। और भारत एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मल्टी इथनिक सोसाइटी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और भारत में जो निर्णय होने चाहिए वो एक वाइडर डिबेट डिस्कशन के साथ ही होने चाहिए। और कोई भी निष्कर्ष, जाहिर है कि हमारी सरकार तभी उसे लागू करेगी जब एक सर्वसम्मति, एक आम सहमति जैसी स्थिति इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हो। और जहां तक आपने विदेशों की बात कही, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कई ऐसे यूरोपीय देश हैं और कुछ ऐसे मुस्लिम राष्ट्र भी हैं कि जहां पर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को वहां पे वहां पे मान्यता दी गई है, वहां पर लागू है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था को बनाने की प्रक्रिया है कि जिसमें कि उस राष्ट्र के सभी जो वर्गों के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी इथनिसिटी के हों, किसी भी रीजन और रिलीजन के हों, उनके अंदर एक सामंजस्य पैदा हो। वो जो है एक इस तरीके से रहे कि उनके अंदर एक हार्मोनी हो। इस तरीके की उसको अमेरिका ने, यूरोपीय राष्ट्रों ने और अनेक मुस्लिम राष्ट्रों ने भी इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। और जाहिर है कि ये एक तो एक चीज जरा क्लियर कीजिएगा संजीव जी, एक चीज जरा क्लियर कीजिएगा, क्या अमेरिका में और आप जिन मुस्लिम राष्ट्रों की बात करते हैं वहां पर तरह तरह के भांति बोल, भाषा, धर्म के लोग हैं वहां, या फिर सिर्फ एक ही जाति, धर्म और भाषा के लोग हैं जहां पर यूसीसी लागू किया गया है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां विजिट करने जा रहे हैं, वो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। वहां पर अनेक धर्मों, अनेक रीजन, रिलीजन के लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट जो कम्युनिटी के लोग भी हैं, एक रेशियल जो वहां पर एक कम्युनिटी है, वहां पे जाहिर है कि मैं रेशियल कम्युनिटी की मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे रेसिज्म बहुत कम हुआ है, लेकिन एक जाहिर है कि ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटी का अस्तित्व है। और वो दोनों कम्युनिटीज अपने आप को इस तरीके से रखने की कोशिश करते रहे हैं कि उनके अंदर हार्मोनी हो। हालांकि उसमें बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा है। यदि आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहुत डिबेट रही, बहुत डिस्कशन रही और उनके अंदर तमाम तरह तरह के अमेंडमेंट्स भी करने पड़े हैं। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में भी समय समय पर इसमें चेंजेस भी किए जाते हैं जैसे जैसे डिबेट और डिस्कशंस के पॉइंट सामने आते हैं। तो मेरा इसमें स्पष्ट रूप से यह मानना है कि इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और मैं पहला जिससे बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे जो पॉइंट्स जो कि किसी भी रिलीजन में हो, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हो, जो कि भेदभाव परक हो, जैसे 3 तलाक की इन्होंने बात कही, 3 तलाक का जो इन्मूलन मुस्लिम महिलाओं के साथ किया गया एक बहुत ही बड़ा न्यायपूर्ण कार्य है, जिसको कि सभी सपोर्ट करते हैं। ताहिरा जी स्वयं इसको सपोर्ट कर रही है, वाइडर मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको, जो एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करती है। कोई भी व्यक्ति इस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा जो एक अच्छे विचार। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता। सर मैं आती हूँ आपके पास। हमारे पास कांग्रेस के नेता हैं चंद्रमोहन शर्मा जी। कई बार, क्योंकि हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जब होती है तब हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करते। इसकी शुरुआत जब से हुई थी, जब से महसूस होने लगी थी कि हमें इस तरह की कानून की जरूरत है, हम तब से बात करेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस, क्योंकि ज्यादातर काल जो रहा वो कांग्रेस का रहा है, इन 9 सालों को हम छोड़ दें तो, ऐसे में तब भी मांग हुआ करती थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। कांग्रेस हर बार यही बोलकर किनारा कर गई कि हम विविधता वाले देश में इसे लागू नहीं कर सकते, लेकिन कई विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम, क्योंकि विदेशों में ये लागू है, जैसा कि संजीव जी ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रों में भी ये लागू है, अगर हम ये कर जाते तो शायद हमारे देश में विविधता के साथ साथ एकता होती। कई ऐसे मामलों में संविधान में और कई कानूनी पचड़ों से हम बच जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ ही एक लॉ नहीं है, हमारे पास अलग अलग पर्सनल लॉ है। मैं आपको बता दूं, हमारे जितने व्यूअर्स हैं
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और अलग अलग धार्मिक समुदाय और विवाह तलाक के अधिकार इस पर्सनल लॉ में दिए जाते हैं। हिंदू के भी अलग है, मुस्लिम के अलग है, ईसाई और पारसी के भी अलग है, जिसमें गोद लेने के मामलों में अपने अपने पर्सनल लॉ का वो पालन करते हैं। हालांकि आपराधिक मामले जो हैं वो सबके लिए समान है। क्या कहेंगे चंद्रमोहन जी? देखिए प्रीति जी, जो आप कह रहे हैं मुझसे सहमत नहीं हूं कि अगर आप ये बात कह दें कि कांग्रेस इसको करना नहीं चाहती थी या कर नहीं रही थी। अभी आपने दो पैनलिस्ट की बात सुनी और दोनों पैनलिस्ट ने बड़े गंभीरता के साथ उन प्रश्नों को खड़ा करा जिन प्रश्नों के कारण अगर इसको लेट करा गया था। अगर कई बार 2018 के अंदर भाजपा ने क्या किया था, भाजपा के लॉ कमीशन लाया तो उन्होंने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए तो कहा था क्योंकि भारत अनेकता और एकता वाला देश है। इसके अंदर हर किलोमीटर के बाद प्रांत बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, धर्म बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो उन सबको देख के करा जाएगा। अगर सरकार की मंशा इसको लागू करने की है तो वो करना के लिए उसको उसी पैटर्न पे उतरना पड़ेगा जिस पैटर्न पे दो अभी पैनलिस्ट ने बोला है। लेकिन अगर सिर्फ आप यूपी का इलेक्शन आए तो आपको इस कानून की याद आ जाए और सेंटर का इलेक्शन आए तो आपको याद आ जाए, 2014 में याद आ जाए, 19 में याद आ जाए, 2019 के घोषणा पत्र में था कि हम यूसीसी लागू करेंगे। नहीं चंद्रमोहन जी, मेरे वक्तव्य को बोल दीजिए। 9 साल हो गए भाजपा सरकार को। 9 साल में कितनी बार याद कराया आपने इस कानून को? 2019 के घोषणा पत्र में कई बार। ठीक है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। यूपी के इलेक्शन में भी बहुत हल्ला मचाया था ऊपर से। क्या किया आपने? इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की आपकी सरकार थी, क्या किया आपने? विरोध इस बात का नहीं है कि आप कानून लाना चाहते हैं, विरोध इस बात का है कि आपकी मंशा पे संदेह करना पड़ता है कि आपकी मंशा वोटों की तरफ चली जाती है। आप लाइए। आप क्या कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो आप क्या कहेंगे कि इसे मिसयूज किया जाएगा? क्या कह रहे हैं? कोई भी जो कानून देश के हित के लिए होगा, देश के वासियों के हित के लिए होगा, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। अगर कोई कानून रात के काले अंधेरे में किसान कानून की तरह आए और उसका इफेक्ट सड़कों पर उतरे और देश के प्रधानमंत्री यू टर्न ले तो उसका विरोध हम करेंगे। स्वाभाविक है करना, क्योंकि हम विपक्ष की आवाज बन के बैठे हैं। जब हम हमारे भी ताहिरा खान भी हैं जो कह रही हैं कि 3 तलाक जैसा मुद्दा रहा, शायरा बानो वाला केस रहा, उसमें हमने देखा किस तरीके से उन्हें फायदा पहुंचा है। तो ऐसे में हम प्री एजम्पशन कैसे कर सकते हैं कि ऐसा होगा? देखिए, अभी उत्तराखंड बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन रहा है। गोवा के पास अपना सिविल कोड है। मैं दे रहा हूं अभी। एक गलती को कहकर आप अपनी गलती छुपा नहीं सकते हैं। आपकी कितने टाइम से सरकार थी गुजरात के अंदर भाजपा की? क्यों नहीं लागू करा वहां पर आपने? वहां पर 3 बार 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। क्यों नहीं लागू करा आपने? आप हर बार जब सत्ता का परिवर्तन कर लेते हैं, सत्ता को मैनेजमेंट की तरफ ढाल लेते हैं, उसके बाद आप ऐसे कानूनों पे लेके आना चाहते हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर के तरह तरह के सवाल, तरह तरह के जवाब, कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या। साथ ही विपक्षी पार्टियों का एक तरफ से विरोध, लेकिन कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट और लोग हैं जिनका कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हमारे देश की बेहतरी के लिए कई सारी चीजें एक समान रूप से चलेंगी। ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी हैं, ऋषभ तिवारी, वो भी बैठे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। ऋषभ तिवारी, जैसा कि चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि ठीक है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। आपने कहा कि 2019 के घोषणा पत्र में आप लोगों ने घोषणा की कि हम अगर जीत कर आते हैं तो समान नागरिक आचार संहिता, समान नागरिक संहिता हम लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू करेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए, आप इस पर जोर कब डाल रहे हैं? समय और टाइमिंग देखिए, जब आपके सामने एक बहुत बड़ा आम चुनाव है 2024 का, लोकसभा और साथ ही विधानसभा, तब आपको जरूरत महसूस हो रही है कि हम समान नागरिक संहिता को हम लागू करेंगे। ऐसा क्यों? प्रीति जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। लगभग 36 मिनट 8 सेकंड के बाद मुझे अवसर मिला है बोलने का, और ये दर्शाता है कि मैं धैर्य से सुना और सारे पैनलिस्टों की बातों को सुना। एक मौके के तौर पे मैं चुपचाप बैठा रहा। उसी प्रकार जब हम कोई नीतियां लाते हैं तो धैर्य पूर्वक लाते हैं और जनता के मिजाज को देखते हुए सरकार इंप्लीमेंट करती है। हमारे लिए कोई भी पॉलिसी केवल चुनाव जीतने लायक के लिए नहीं होता। हम चुनाव जीत जाए इस रूप से ही पॉलिसी बनाए, इस सोच से हम नहीं करते हैं। जहां तक 2019 की बात है, 19 के बाद 20 और 21 और 22, लगभग 22 तक पूरा देश एक बड़ी महामारी से जूझ रहा था, जिससे अब हम निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये उस समय था देश के लोगों को बचाकर रखना, देश के लोगों को संभाल कर रखना और उनका ख्याल रखने का। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, 2016 में भी देश में सर्वे कराया गया था, जिसका रिपोर्ट 2018 में लाया गया कि शायद अभी आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
हम उन पार्टियों में से हैं जो भारत के संविधान के तहत चलते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। उसी विश्वास के तहत हमने सर्वे में जाने का फैसला लिया और सर्वे को हमने माना। और अभी क्या हो रहा है, कोई थोपा नहीं जा रहा। लॉ कमीशन के द्वारा बकायदा सर्कुलेशन निकाला गया है कि आप अपने सुझाव दें। ये देश सारे लोगों का है, ये देश सारे धर्म का है और ये देश की संस्कृति इतनी मजबूत है कि हम सबको लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। जो सुझाव आएंगे, जिस तरह का मत आएगा, उस पर सरकार विचार करेगी। जरूरत पड़ेगी लॉ बनेगा और जो भी लॉ बने इस देश में उसके लिए मजबूती से कार्य किए जाएंगे। हमारा मकसद यह है प्रीति जी कि हम इस देश में कैसे एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करें, एक इक्वल प्लेटफॉर्म लेकर आए जिससे कोई भी तकलीफ इस देश में किसी को ना हो। ठीक है, आपने कहा कि लॉ कमीशन है जो कि इस पूरे प्रकरण के दौरान लोगों के रुझान मांग रहे कि आप अपने अपने विचार रखिए, हम देखेंगे उसके बाद हम इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। अब मेरा सवाल एकदम सीधा सा है कि अगर जो हमारा लॉ है, जो हमारा लॉ कमीशन है, वो इस पर अगर ध्यान दे रहा है, लोगों के सुझाव मांग रहे हैं वो लोग, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल दूंगी जहां पर अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने राज्य में ये लागू करने वाले हैं। तो अगर पूरे देश के स्तर पर अगर ये लागू होने वाला है तो हमारे ही सरकार की तरफ से एक बड़ा प्रोफार्मा क्यों नहीं हमें दिया जा रहा कि ये रहा हमारा रोड मैप और इसके तहत हम ये चीजें करेंगे जो कि आगे जाकर के तमाम जितने भी हमारे धर्म हैं, अलग अलग जाति हैं, पंथ हैं और अलग अलग बोली भाषाओं के लोग हैं, जिनके अलग अलग लॉज हैं, वो इस पूरे दायरे में आएंगे और ये सुविधा उनको होगी। प्रीति जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपके चैनल में जब डिबेट होता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक पे डिस्कशन करवाती हैं और ये खूबसूरती है आपके चैनल का। और जिस तरह का प्रश्न आपने पूछा, काफी अच्छा प्रश्न है ये। मुझे लगता है जनता के दिलो दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि अगर स्टेट वाइज इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो इस पे केंद्र इनिशिएटिव पूरी तरह से क्यों नहीं ले रही है। मैंने आपको पहले भी कहा कि चैनल के डिबेट के भी शुरुआत में कि हम जनता के सुझाव में भी विश्वास रखते हैं और ये एक बड़ा फैसला है, ये लोगों के सेंटिमेंट से भी जुड़ा है। और जैसा इतिहास रहा है, शाहबानू का केस और 1985 का या 1835 पे जो एक डिस्कशन का ये माहौल रहा है, उन सारे को देखते हुए कुछ भी चीजें अगर हम लेकर आए तो इस देश से ये आवाज निकल सकता है कि भाई ये हिटलर शाही कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन हम उन पार्टियों में नहीं है। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल आपका तर्क बहुत, मुझको, मैं एक बार आऊंगी, हमारे साथ एक्टिविस्ट बैठी हैं, तर्क बहुत मुझे लाजमी नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा लाजमी है। नहीं, ये इसलिए है कि जनता के दिलों की आवाज हम जानना चाहते हैं। हाँ, ये तर्क लाजमी है। ठीक है, ताहिरा हसन सोशल एक्टिविस्ट, आप बीजेपी के नेता बैठे हैं ऋषभ तिवारी, वो जो लॉजिक दे रहे हैं, जो मैंने उनसे सवाल पूछा बहुत भारी भरकम सवाल था, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये भी बहुत भारी भरकम कानून है, क्योंकि आप तमाम धर्मों के लोगों को एक कानून के नीचे लाने, संविधान के नीचे लाने की बात करें, जो कि बहुत आसान, इजी टू सर्व नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे में वो कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं कर पा रहे, कहां कमी रह जा रही है। अगर आप इस फॉर्मेट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तैयारी आपकी स्टेटमेंट पर मैं तैयारी, एक सेकंड ताहिरा हसन, उसके बाद मैं आऊंगी मैं आपके पास। ताहिरा हसन पहले, ताहिरा हसन जी बताइए। नहीं, देखिए, बीजेपी के जो हमारे साथी हैं उन्होंने बात रखी, लेकिन उन्होंने उस पर किसी पर फोकस नहीं किया। एग्जैक्टली, आप ब्लूप्रिंट लाइए ना। हाँ, ब्लूप्रिंट, हाँ, फोकस नहीं किया, उससे दूरी रखी है आपने। हाँ, आप ब्लूप्रिंट लाइए। आप मुसलमानों का ही नहीं, क्रिश्चियन का ही नहीं है, हिंदुओं में मिताक्षरा जो ब्रांच है, हिंदूज की ब्रांच है, वो लड़कियों को नहीं देते हैं अधिकार इनहेरिटेंस का। वो कहते हैं हमने दहेज दे दिया, शादी कर दिया। आप कैसे कन्विंस करेंगे, उनके बीच जाएंगे? ये प्रोग्राम तो अगर आपका 2019 में था पेपर पे, तो आपको इस पे काम तभी से शुरू करना चाहिए था, लोगों के बीच जाना चाहिए था, एक आम सहमति बनाना चाहिए था। जैसा मैंने कहा कि हिंदू कोड बिल भी पहले इसी तरह से गिरा दिया गया था, क्योंकि बाद में भी 4 फेजेस में पास किया गया। तो आप उसकी शुरुआत तो करते, डिस्कशन तो करिए, डिबेट तो करिए। आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम लाना चाह रहे हैं। आप लाना चाह रहे हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, जहां पर इतनी डाइवर्सिटी बने, जैसे हिंदुओं में ही बताया, मिताक्षरा ब्रांच में है ये कि लड़कियों को नहीं देते हैं वो कोई अधिकार जायदाद में।
तो आप कैसे करेंगे? क्या उनको कन्विंस ठीक है, करेंगे? जवाब दीदी, जवाब ले ठीक लें। है, ऋषभ तिवारी महिलाओं जवाब के देना बीच चाहते हैं, अपनी जल्दी बात से ले जाएंगे। ऋषभ तिवारी। आपने मैडम- फोकस कहाँ किया चीजों पे? मैडम- आप तो कह रहे हैं कि हम बस बात करेंगे और मैडम- आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अरे तमाम इश्यूज है, 71% तो हंगर हमारे यहाँ लोग भूखे हैं। ठीक है, ठीक है, ऋषभ खाना तिवारी, नहीं मिल रहा ऋषभ है। तिवारी, ऋषभ मैडम तिवारी। मैं बहुत ऋषभ तिवारी। मैडम कृपया करके जवाब ले लें। ऋषभ बहुत तिवारी। सम्मान के साथ आपके बातों का जवाब देना चाहता हूं। आपने ब्लूप्रिंट की बात कही, हम उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि एक बार सुझाव मांगा गया है, जब सुझाव आएंगे तो ब्लूप्रिंट भी आएगा। और जहां तक आपने सुझाव के लिए ब्लूप्रिंट की बात कही है, तो देश की जनता के सामने कई बार यह विषय आया है और कई बार इस पे डिबेट हुए हैं और संसद में भी इस पे डिबेट हुए हैं कि आखिर कोई एक पार्टिकुलर महिला के साथ, एक पार्टिकुलर सिर्फ शाहबानू का केस नहीं है। अब झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, बेंगलोर, मनाड के अंदर कई ऐसे उदाहरण देखे गए थे जिसके कारण डिफरेंट कानून होने के कारण लोगों को दिक्कतें आई थी। तो लोगों के माइंड में इसको लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क शुरू से रहा है। तो इस पे एक सुझाव के लिए प्रोसेस निकला है। सुझाव जब निकल कर आएंगे, ब्लूप्रिंट्स भी आएंगे और जो भी इंप्लीमेंटेशन करना हो देश के हित के लिए, भारतीय जनता पार्टी ना इतिहास में पीछे हटी है ना आगे हटेगी। ठीक है, चंद्रमोहन जी। देखिए, जैसे मेरे छोटे भाई है मित्र ने अपनी बात करी, वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन विषय सबसे गंभीर क्या है? ये बहुत बड़ा कानून है और ऐसा कानून है जो देश की अनेकता और एकता के ऊपर प्रश्न खड़ा करेगा और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बाहर निकल के आएंगे। हाँ। विषय इसीलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है, ब्लूप्रिंट का मतलब यह कि जिस खाके की आप अब मैनेज और मैनेजमेंट करके जिसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, उसकी रूपरेखा दीजिए। आप ही के ऊपर प्रश्न है दोस्त। 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आप ही ने कहा, आपके पूर्वी केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी ने कहा कि अंडर प्रोसीजर ऑफ लॉ, तो आप ही ने कहा, हमने नहीं कहा है। हम तो आप ही की बातों पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अब विषय क्या है? अगर आप लाना चाहते हैं, अब इसी के अंदर आप जैनिस्ट कॉम पे चले जाइए, उनके अंदर क्या सिस्टम है वो आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि इस नेशनल चैनल पे मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। हाँ। साउथ की बात आती है, साउथ के अंदर नॉर्थ वाला का जो रिलेशन है, नॉर्थ वालों के धर्म के हिसाब से जो शादी ब्याह होते हैं उनका अलग सात्रा। अगर एक गोत्र में भी शादी हो जाए तो उसमें बवाल हो जाता है। अगर साउथ में जाओ तो वहां छोटे से रिश्ते के ऊपर भी शादियां हो जाती हैं, मामा के भांजी से भी हो जाती है और घनिष्ठ नियर संबंधों पे हो जाती है। इसी तरह से अब आदिवासी संबंधों के ऊपर जाओगे, वहां का स्ट्रक्चर और बदल जाएगा। इसीलिए आपको यह कहा जा रहा है कि आप इसके अंदर एक राइट थिंक पैदा करिए, उसके पॉइंट्स डिस्कशन करवाइए, सदन से पहले भी चर्चा कराइए, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाइए, विपक्ष के नेताओं को बुलाइए, जो धर्म और मजहब के मेन जो लॉ इन चीजों को जानने वाले, उनसे डिस्कशन करिए। कहीं फिर दोबारा ऐसा ही ना हो जैसे धारा 370 के अंदर आज भी संविधान धारा 370 को खड़ा मानता है और आज भी 17 केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसका कारण क्योंकि आपने सिर्फ उसको मैनेजमेंट करके इलेक्शन के अंदर वोट बैंक खेला, आपने नोटबंदी में खेला, आज तक नहीं बताया। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे सटीक जानकारी जरूरत है, इसकी जरूरत है। मैं तुरंत आऊंगी, 5 सेकंड में आऊंगी। आपको मैंने समय दिया, मैं आती हूँ। संजीव श्रीवास्तव, मैं तुरंत आती हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी, जैसा कि चंद्रमोहन जी बता रहे हैं कि हमारे देश में एक एक परिवार में, क्योंकि अलग अलग धर्मों का परिवार है, वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहले आपके पास प्रोफार्मा होना चाहिए, तमाम लोगों को आप बिठाइए, एक साथ डिस्कशन कीजिए, कहाँ सहूलियत है कहाँ नहीं है उस पर बातचीत करें, तब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। मैं सेम एग्जांपल विदेश के जितने देश हैं जहां आपने बताया कि वहां लागू हैं, वहां लागू हैं, ये मुश्किलें उन देशों में भी आई होंगी, वहां कैसे इन तमाम मुश्किलों से निपटा गया और उसके बाद निपटान के बाद लागू हुआ। जल्दी से संजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि ये जो पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। हाँ। ये एक रिफॉर्म का विषय है। हाँ, एक सुधारों का विषय है, एक धार्मिक सुधारों का विषय है। बिल्कुल सही। और इस सुधार की प्रक्रिया में देखिए, किसी भी धर्म को समय के अनुसार यदि उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस आ गई हैं, जो भेदभाव अगर उसमें आ गया है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म हो, यदि उसमें कहीं से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो उसका रिफॉर्म अवश्य होना चाहिए। और उस रिफॉर्म को करने की प्रक्रिया में एक डायलॉग होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होना चाहिए। और इस डायलॉग के माध्यम से एक ऐसा जो है सिविल कोड होना चाहिए कि जिसको सभी अपनी सर्वसम्मति दें। और विदेशों की आपने बात कही तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, फ्रांस हो, अनेक जो है यूरोपीय जो राष्ट्र हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनके अंदर इस विषय को लेकर के समय समय पर डिबेट और डिस्कशंस होते हैं।
और उसके अलावा जब कभी भी कोई नया बिंदु उभर के सामने आता है तो उसी आधार पर अमेंडमेंट्स भी किए जाते हैं। तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है प्रीति जी कि भारत जो कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, बहुधर्मी देश है, बहुजातीय देश है, तमाम हमारी जो एथनिक कम्युनिटीज हैं, जो जनजातियां हैं, उनके अपने अपने जो ट्रेडिशन, कस्टम्स, रीति रिवाज है, सभी को एक वाइडर कंसल्टेशन के साथ उनको बुलाना चाहिए, उनसे एक डिबेट डिस्कशन करना चाहिए। और इस प्रक्रिया में मेरा ऐसा मानना है कि लॉ कमीशन ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि इस जो उन्होंने सुझाव मांगे हैं और सुझाव मांगने की प्रक्रिया उन्होंने जो फिर से शुरू की है, मुझे लगता है कि इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको ऐसे से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये इलेक्शन आ गया है, इस वजह से लॉ कमीशन ने ऐसा किया है। बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता हाँ, कि बिल्कुल, ये राजनीति का विषय है। उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ताहिरा जी, अगर हम जब यूसीसी की बात करते हैं तब एक पक्ष ये भी कहता है कि ठीक है, आप सबको समान कानून के अधिकार में लाने की बात करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 28, 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी आजादी देता है। तो जब ये हमारा आर्टिकल, ये हमारा अनुच्छेद, हमारे संविधान के ये अनुच्छेद जब हमें ये आजादी देते हैं कि हम अपने धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी को इनहेल कर सकते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं, फिर ये कैसे होगा? मैम, इसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि संविधान, कानून और दूसरी तरफ एक ऐसे कानून की बात जो कि ये कहता है कि कानून आएगा जिसमें सबके अधिकार और कानून एक जैसे होंगे, बाकी के देशों में ये ऐसा है, फिर ये कैसे करेंगे हम? नहीं, देखिए, आपने जब कहा आर्टिकल 25 से 28 तक की बात कही, फ्रीडम एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन, तो उसमें आप अपना रिलीजियस कर सकते हैं, जो भी आपका है तरीका है उसको आप करिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ट्रिपल तलाक न कुरान में मेंशन था, न इस्लाम में कहीं इसका जिक्र था, तो न अनकुरानिक था, तो इसको रखा गया। ये बाद में हदीसों से किस्से लेके आ गया सेकंड खलीफा के टाइम में, तो उसको आपने एक नजीर बना दिया। तो एक्सप्लॉयटेशन वाले जो भी इस तरह के कानून है, और ये तो कुरान में भी नहीं था, मैं फिर बड़ी मजबूती से माय एम्फेसिस इज ऑन दैट कि इट्स नॉट ऑन कुरान, कहीं मेंशन नहीं है कुरान में। ये हमारे ऑनरेबल जजेस ने भी कहा कि कहाँ है कुरान में, दिखाइए। तो इस तरह की जो कानून है जो औरतों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मैं कह रही हूँ, उनमें रिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन जब भी रिफॉर्म होता है, देखिए, चाहे सती प्रथा हो, चाहे दहेज का कानून हम लोग लाए हो, लड़के महिलाएं अपनी स्ट्रगल से, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब आया उसमें मेरा बड़ी सक्रिय भूमिका थी। उस समय भी तमाम यही लोग कहते थे, यही आवाजें उठती थी नेतागण की तरफ से, महिलाएं सबसे सुरक्षित चार दीवारी में हैं। लेकिन एक टाइम आया स्ट्रगल का कि हमारी जीत हुई और ये कानून संसद में बना। तो जाहिर है कि ये कानून जब भी रिफॉर्म होता है, हलचल होती है, जब कोई चट्टान हिलाई जाएगी तो धूल उठेगी। देखिए, वो धूल उठती है रिफॉर्म में, लेकिन उस रिफॉर्म के लिए तैयारी होना चाहिए। मैं फिर कहूंगी, ना ब्लूप्रिंट है, ना उसमें डिस्कशन है, ना डिबेट है, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ऋषभ तिवारी, ये रिफॉर्म लाएंगे कैसे? देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब गोवा में कोड लागू किया गया था तो उस समय आजादी के बाद गोवा में पोर्टुगीज गोवा और दमन दोनों था, जिसके कारण कई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे थे। उसके लिए एक वहां के सिविल कोड को लेकर एक बीच का रास्ता निकाला गया था। उसी प्रकार केवल शादी तलाक तक ये सीमित मामला नहीं है, ये मामला उन प्रताड़न करने वाले लॉ के खिलाफ भी है, जिसके कारण यहाँ के सिटीजन को झेलना पड़ता है। कई ऐसे लॉ हैं इस देश में जिसके कारण अनेक नागरिक परेशानी को झेल रहे हैं। हमें इस पॉइंट से देखना है कि किस तरह का हम रिवॉल्यूशन कोड लेकर आए जिसके कारण वो रिफॉर्म कर सके, उनको अपने जो तकलीफें वो आती है किसी पर्टिकुलर लॉ के कारण, उससे वो निकल सके। मैम, हमें इस पॉइंट से देखना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर समय जब हम कोई चीज अच्छा करते हैं तो कुछ ऐसा तबका खड़ा होता है जो चाहे सीए का विरोध करे, चाहे धारा 370 का विरोध करे, चाहे शाहीन बाग में आके धरना प्रदर्शन करे। और मुझे कोई शक नहीं है कि देश का बहुत ऐसा पैमाना इस बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ तिवारी ने बहुत महत्वपूर्ण बात है। चंद्रमोहन जी, विपक्ष का ये हमेशा से एक रवैया देखा गया है कि विरोध के नाम पर अगर अच्छी चीज भी है तो भी सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करते हैं। ऐसा क्यों है, ये नजरिया क्यों है चंद्रमोहन जी? देखिए, ये आज की गवर्नमेंट की जो 2014 के बाद भाजपा आई है उसकी एक अवधारणा बन गई है ऐसी। गोवा का मेरे मित्र बात कर रहे हैं, गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था।
उसी के अंदर हिंदू के 2 शादी करने का अधिकार दिया गया हुआ है। अगर आप प्रश्न करोगे फिर आप कह दोगे कि एंटी टेररिस्ट है, फिर आप कह दोगे कि माओवादी हैं। अरे इसीलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि इसका कॉमन एजेंडा बनाओ, इसके ऊपर पॉइंट्स डिस्कशन करवाओ, सारी सोसाइटीज को बुलाओ, विपक्ष के नेताओं को बुलाओ। आप चालन लाने से पहले आप अगर रात के अंधेरे के अंदर कानून को लाकर पास करवाने की कोशिश करोगे तो क्या हम आप पे प्रश्न नहीं पूछेंगे? क्या आप हम खामोश मान जाएंगे आपको? मैंने आपके ऊपर 5 पॉइंट पूछे। नोटबंदी का आज तक बता दीजिए क्या फायदा हुआ, जीएसटी का फायदा हुआ मुझे बता दीजिए, धारा 370 के अंदर आज भी केस को पेंडिंग है, बता दीजिए। चंद्रमोहन जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्लीज। फाइनल कमेंट संजीव श्रीवास्तव जी। देश के हित में फाइनल कमेंट कोई भी संजीव श्रीवास्तव कानून, जी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी उसके साथ है, बनस्पत उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और वोट बैंक की राजनीति खासतौर पर होनी चाहिए। ठीक है। मंशा पे प्रश्न इसलिए है क्योंकि आप ठीक इलेक्शन से पहले इसको लाते हो, फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हो। संजीव श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट। देखिए, ये एक बेहद गंभीर विषय है। ये पूरे भारत की सोशल फैब्रिक, जो हमारी पूरी लोकतंत्र की जो एक विरासत है, उसके ऊपर किसी तरीके की आंच ना आए और कोई भी जो सोल्यूशन हो वो सर्वसम्मति से हो, वाइडर कंसल्टेशन से हो, सभी को साथ में लेकर के हो। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सुधार का, धार्मिक सुधार का विषय है, रिलीजियस रिफॉर्म्स का प्रश्न है और सभी को मिल करके बैठ करके बातचीत करके ही कोई समाधान निकालना होगा और उसके लिए डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए। ताहिरा हसन, फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, देखिए मेरा मानना है, मैंने शुरुआत ही इसी से की थी कि रिफॉर्म की जरूरत है। जो भी रिलीजन में इस तरह के कानून हैं जो महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जहां महिलाओं को डब किया जाता है, डस्टबिन में एज ए कॉमोडिटी जहां उनका इस्तेमाल होता है, उनमें रिफॉर्म आनी चाहिए। लेकिन एक ब्लूप्रिंट आना चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए और डिबेट के बाद ये रिफॉर्म आना चाहिए। ठीक है। हाँ, ऋषभ तिवारी, फाइनल कमेंट जल्दी से, छोटा सा। चंद्रमोहन जी भी बोल रहे हैं। हाँ, ये जो भी कानून एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कोई कानून थोपा नहीं जा रहा। लॉ कमीशन के द्वारा सजेशन मांगा गया है और इस देश की लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। हर वो कानून का स्वागत करना चाहिए जो देश के नागरिकों का कल्याण करे। ठीक है। चंद्रमोहन जी, फाइनल कमेंट। ठीक, आज की डिबेट के हिसाब से सरकार को इस बात को समझना चाहिए और सब मानस की बातों को ध्यान में रख के इस कानून को लाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर रात के अंधेरे में लाओ और यूटर्न लेना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए। आपने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के तरह तरह की बातें हैं, जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं। साथ ही क्योंकि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ये मेरा मानना है कि एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे कई देश हैं जहां पर इस कानून को लागू किया गया है और तमाम जितने कानून हैं, क्योंकि वहां के नागरिक हैं, वो उस कानून के अंदर आकर के तमाम जो उनके अधिकार हैं वो ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर हमारे देश में अगर पर्सनल लॉ हैं तमाम धर्म के, जाति के लोगों के लिए, तो अगर सरकार पहल कर रही है जिससे सामाजिक सुधार, सामाजिक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म की बात आती है, तो एक बार पहल करनी चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।